कठुआ में सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला, 5 जवान शहीद, 5 घायल। लोकल गाइड ने हमलावरों की मदद की, कश्मीर टाइगर्स ने ली जिम्मेदारी। मॉस्को में मोदी बोले, चुनौती को चुनौती देना मेरा डीएनए, रूस मतलब सुख दुख का साथी। मोदी पुतिन मुलाकात पर भड़के, जेलेंस्की बोले सबसे बड़े खूनी से मिले। राहुल गांधी ने रायबरेली के हनुमान मंदिर में की पूजा, शहीद कैप्टन अंशुमान का परिवार से भी की मुलाकात, 3 दिन पहले कीर्ति चक्र मिला। हाथरस सत्संग भगदड़ में 121 लोगों की मौत का मामला, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर 12 जुलाई को सुनवाई होगी। सीजेआई ने याचिका को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। हाथरस मामले में एसडीएम, सीओ समेत 6 सस्पेंड, एसआईटी की जांच में मुख्य दोषी पाए गए आयोजक का साजिश से इनकार नहीं। महाराष्ट्र में बारिश का रेड अलर्ट, स्कूल कॉलेज बंद, मुंबई यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं टली, बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का टुकड़ा गिरा, असम में बाढ़ से 85 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत से के न्यूज संवाददाता संदीप मिश्रा ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी से हमारी औपचारिक मुलाकात हुई है, हमारे पुराने मित्र रहे हैं, कई बिंदुओं पर चर्चा की गई और साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन आपदा किसी से पूछ कर नहीं आती। आपदा के समय भी हमारी सरकार हर एक जनता के बीच में खड़ी रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पलायन एक बड़ा मुद्दा है, इस पर हमारी सरकार निरंतर पलायन रोकने का प्रयास भी कर रही है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं। आज इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और कई बिंदुओं को लेकर के चर्चा भी की गई है। जानते हैं इन्हीं से क्या चर्चा हुई। सर, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपकी मुलाकात हुई, किन बिंदुओं को लेकर के चर्चा हुई? माननीय योगी जी से कोई खास ऐसा विषय नहीं था, सामान्य शिष्टाचार ये भेंट थी, क्योंकि लंबे समय से हम लोगों के आपसी संबंध हैं, तो उन्हीं विषयों को लेकर के मेरी उनसे बातचीत हुई थी। मैंने उनसे समय मांगा था और उन्होंने मुझे समय दिया, मुझे अनुग्रहित किया। अच्छा लगा, पुराने साथी हैं तो बातचीत होती है तो थोड़ा अच्छा लगता है, सुख दुख की बातें हो जाती हैं। इसको सामान्य शिष्टाचार के रूप में देखा जाना चाहिए। सर, बाढ़ को लेकर के उत्तराखंड जिस तरीके से काम कर रहा है और विपक्ष लगातार हमलावर है बाढ़ को लेकर के, उसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, ये प्राकृतिक आपदा है। सब जानते हैं कि इस बार 2-2.5 महीने का ऐसा कालखंड बीता कि जब वर्षा की बूंद भी नहीं गिरी और जब धरती में नमी की कमी हो जाती है। उत्तराखंड जंगलों से घिरा हुआ है और तमाम तरह की वनस्पतियां वहाँ पर हैं, पतझड़ होता है, तो उसके कारण आगजनी भी होती है, जंगलों में आग भी काफ़ी बढ़ जाती है और नमी न होने के कारण आग की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके कारण भूमि पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, भूमि की उर्वरा शक्ति वो भी कम होती है और जब बारिश होती है तो उसके कारण तमाम मिट्टी जो है जो भुरभुरी हो जाती है आग के जलने के कारण, वो भारी मात्रा में उसका इरोजन होता है। तो ये थे हमारे साथ में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि किस तरीके से हमारी सरकार लगातार जो है ऐसे प्रयास कर रही है जिससे कि लोगों का उपकार हो सके, यानी कि रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने सही से बात की। इसके साथ आपदा को लेकर के भी लगातार हमारी सरकार जो है बेहतर काम करने का प्रयास जो है वहाँ पर उत्तराखंड में फिलहाल कर रही है। कैमरामैन आदित्य तिवारी के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। की जांच रिपोर्ट में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता आलोक अवस्थी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए आपको सुनाते हैं। हाथरस में हुई दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बेहद संवेदनशील हैं। जिस दिन घटना हुई उन्होंने तत्काल डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को मौके पर भेजा, स्वयं अगले दिन वहां पर गए, देखभाल करी, घायलों की देखभाल करी और परिजनों को घर भिजवाने की व्यवस्था करी। साथ ही साथ कड़े निर्देश दिए थे कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाए। प्राथमिक रिपोर्ट प्राप्त होते ही 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जांच अभी जारी है। इसमें एसडीएम, सर्किल ऑफिसर, तहसीलदार,
इंस्पेक्टर और 2 चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर फिर कठोर कार्रवाई की जाए। बहराइच से खबर है, जहां बंदर के बच्चे के साथ खेलना भारी पड़ गया। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने 5 नर्सों को सस्पेंड कर दिया है। ड्यूटी के दौरान बंदर के बच्चे के साथ खेल रही थी नर्स। महिला हॉस्पिटल में प्रसूति विभाग में 5 नर्सें तैनात थीं और प्रिंसिपल संजय खत्री की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रिंसिपल संजय खत्री की कार्रवाई से हड़कंप मचा है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, और ड्यूटी के दौरान बंदर के बच्चे के साथ खेल रही थी नर्सें। ये तस्वीरें भी देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। और अब बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। महिला हॉस्पिटल की नर्स बंदर के बच्चे के साथ खेल रही थी, लेकिन इस वीडियो के बाद उन पर बड़ा एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, महिला हॉस्पिटल में प्रसूति विभाग में 5 नर्स की तैनाती थी। ये वीडियो भी सामने आया है, जहां पर ड्यूटी के दौरान बंदर के बच्चे के साथ खेल रही थी नर्स, लेकिन इस वीडियो के सामने आने के बाद इन पर एक्शन लिया गया है और महिला हॉस्पिटल में नर्स की तैनाती थी। बहराइच से खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर शिक्षक की गला रेत कर नृशंस हत्या किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और एसपी वृंदा शुक्ला ने घटनास्थल का दौरा किया है। कैसरगंज थाना प्रभारी को खुलासा करने का निर्देश भी दे दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, कॉलेज में शिक्षक था 32 वर्षीय युवक, शाम को टहलने के लिए निकला था शिक्षक। अहम खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर देर रात नहर किनारे संदिग्ध अवस्था में मिला शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। कैसरगंज क्षेत्र अंतर्गत पिनारी के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो बहराइच से खबर, शिक्षक की गला रेत कर नृशंस हत्या किए जाने की बात सामने आई है। और शिक्षक की गला रेत कर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। बहराइच से खबर आपको हम बता रहे हैं। स्थानीय थाने की पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और अगली खबर है कन्नौज से, जहां सरकारी शराब की अवैध तरीके से हो रही बिक्री, खुलेआम दबंगई दिखाते हुए व्यक्ति बेच रहा शराब। वायरल वीडियो में व्यक्ति ओवर रेट में बेच रहे शराब। खुलेआम शराब बेचने की बात व्यक्ति ने खुद को बोली है। मानक विहीन व नकली शराब होने की आशंका। शराब की ऐसी बिक्री से कभी भी हो सकती बड़ी घटना। ठठिया के जनेरी सरकारी शराब ठेके के पास का ये पूरा मामला सामने आया है।
तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से कई जगहों पर लैंडस्लाइड की भी खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। भारी बारिश ने उत्तराखंड के कई हिस्सों में दैनिक जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश से जगह से लैंडस्लाइड की खबरें सामने आई हैं। बद्रीनाथ की ओर जाने वाले नेशनल हाईवे समेत मुख्य सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रियों से बारिश थमने तक आगे न बढ़ने की अपील की है। चारधाम यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई थी क्योंकि बरसात बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड थी। अब चारधाम यात्रा हमारी चल रही है सुचारू रूप से, उसको रोकी नहीं जाएगी। लेकिन अगर बरसात होती है, बरसात होने के समय लोगों को एडवाइज यही किया जाता है कि लोग न निकलें, ट्रैवल न करें, क्योंकि बरसात के कारण पत्थर गिरने का डर रहता है, मलबा आने का डर रहता है और खतरे की संभावना बनी रहती है। तो बरसात जब हो रही है उसको देख के बाकी समय चारधाम यात्रा पे लोग जा सकते हैं, पर्वतीय मार्ग पे यात्रा कर सकते हैं। वही चीज़ आदि कैलाश यात्रा पे भी लागू होती है। बरसात के समय ट्रैवल करना एडवाइजेबल बिल्कुल नहीं होता, वो थोड़ा सा खतरा रहता है इसमें। रामनगर जिले में भी भारी बारिश से सड़कों पर नदियां बहने लगी हैं। इन्हें पार करना खतरे से खाली नहीं है। ये बरसाती नाला है, पर इसमें रिस्क लेना बहुत दुश्मन अपने जान के जोखिम के बराबर होता है। पर अगर नाले को देखते भी अगर आप इस बरसाती नाले में गाड़ी डाल रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। अपनी जान को जोखिम में न डालें और थोड़ी देर बरसाती नाले का कम होने का इंतजार करें, जिससे कि आपकी जान सुरक्षित रहे। ऋषिकेश में घाट पूरी तरह से डूब गए हैं। उत्तराखंड के रुद्रपुर में निचले इलाकों में पानी भर गया है। यहां पर फंसे लोगों को बचाने के लिए एसडीआरएफ की 4 टीमें लगाई गईं। कई लोगों को बचाने के लिए नावों का इस्तेमाल किया गया। एसडीआरएफ की टीम का बनबसा क्षेत्र में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। उधम सिंह नगर और चंपावत जिलों में भी राहत और बचाव का काम चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा, लेकिन जान की हानि कहीं नोटिस में नहीं आई अभी तक, ये बताया गया है। जो वहाँ पे कंट्रोल उससे जो है या सीडीओ से भी अभी बात हुई वहाँ पे, तो ये अच्छी चीज़ है कि जो वार्निंग थी आप लोगों ने भी इसको काफ़ी वो किया है, बोला है, तो उस वजह से जो लोग भी अपना सतर्क रहें और जहाँ पे भी वो कोशिश कर सकते हैं अपना सेफ जगह पर गए। तो जान का नुकसान की अभी तक कहीं से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन हाँ जल भराव वगैरह जो स्थिति है काफ़ी गंभीर अभी है, तो टाइम लगेगा लोगों को निकालने में और उसमें भी थोड़ा। उत्तराखंड सरकार ने सूबे के सभी जिलाधिकारियों को इमरजेंसी हालात में तुरंत कदम उठाने और बाढ़ या लैंडस्लाइड से प्रभावित लोगों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया है और पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों पर भी पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी उफान पर है। हरिद्वार बैराज से गंगा नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया है। पहाड़ों पर भारी बारिश से यमुना नदी में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड से जल प्रयागराज में जो इस समय उसका बाढ़ का प्रकोप दिखाई पड़ रहा है। गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है। हाँ, गंगा जमुना दोनों बढ़ रही है। तो लोग अपना सामान लेके, हाँ, जब गंगा जमुना बढ़ रही तो सामान सब पीछे ही लेकर के जाना पड़ेगा। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन प्रयागराज में नदी के पास इलाकों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गंगा मैया का जल स्तर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहाड़ों में अतिवृष्टि होने के कारण गंगा मैया का धीरे धीरे जल स्तर बढ़ रहा, प्रायः थोड़ा थोड़ा करके गंगा मैया का जल बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोग प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने, स्नान करने गंगा मैया का।
और धीरे धीरे अब यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित पंडा इत्यादि हैं, दुकानदार हैं, वो धीरे धीरे अपने सामानों को समेट करके बांध की ओर बढ़ रहे हैं, ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि गंगा मैया के जल स्तर में धीरे धीरे काफ़ी तेज से वृद्धि हो रही है। प्रशासन ने हालात पर नजर रखने के लिए बाढ़ चौकियां बनाई हैं। वहां से कर्मचारी लगातार हालात पर नजर रखे हुए हैं। बाढ़ से जिन गांवों के साथ संपर्क कटने का खतरा है, वहां पहले से राशन और दवाइयां भेजी जा रही हैं। गंगा और यमुना में पानी का स्तर बढ़ता देख गांव वालों को जरूरी सावधानियां बरतने को कहा गया है। अधिकारी हालात पर लगातार नजर रखे हुए हैं ताकि जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जा सकें। और अगली खबर आपको हरदोई से बताते हैं। इस बीच हरदोई से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। स्टीयरिंग फेल होने से झोपड़ी पर पलटी प्राइवेट बस। हरदोई से खबर आपको हम बता दें, जहां स्टीयरिंग फेल होने से प्राइवेट बस पलटी है। ऐसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत से हड़कंप मचा है और 12 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। तो 12 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुट गई है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से प्राइवेट बस पलट गई। आपने देखा 12 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर इस मामले में सामने आई है। तो 12 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। जाम होते हुए माधवगंज की तरफ बस आ रही थी और शेखपुरा गांव के पास में थाना माधवगंज क्षेत्र में आता है। वहां अचानक से शायद ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और रोड से बाईं तरफ बस अचानक से करीब 15 मीटर अंदर चली गई और जो जिनके घर थे, जो लोग रह रहे थे, उनके घर में घुस गई वो बस, और जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई। और बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसमें से 3 लोग सामान्य रूप से घायल हुए, बाकी लोग जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। करीब बताया गया है जो उसमें बैठे थे बस में 25-30 यात्री लगभग बैठे हुए थे, वो लोग सुरक्षित हैं सभी लोग और वो अपने घरों पर जा चुके हैं। उसमें से 3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम लोगों ने जाकर उनको देखा है, उनसे बातचीत की है, पूरी घटना के बारे में उनसे जाना है। वो लोग सुरक्षित हैं और 4 के अलावा एक लड़की घायल हुई है। और अगली खबर रायबरेली से आपको हम बताते हैं, जहां राहुल गांधी ने शहीदों को नमन किया है। रायबरेली से बड़ी जानकारी। राहुल गांधी आज शहीद स्मारक पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया है। शहीद स्मारक पहुंचे राहुल गांधी, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। राहुल गांधी ने शहीदों को किया नमन। अहम खबर आपको हम बता दें, तो शहीद स्मारक में शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी रायबरेली के दौरे पर है और शहीद स्मारक भी पहुंचे थे। राहुल गांधी ने यहां पर वृक्षारोपण भी किया है। नमन कर रायबरेली एम्स के लिए राहुल गांधी अब रवाना हो गए हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, राहुल गांधी ने शहीदों को नमन किया और शहीद स्मारक में शहीदों को नमन किया। राहुल गांधी ने यहां पर उन्होंने वृक्षारोपण भी किया है।
फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अगली खबर मुरादाबाद से आपको हम बताते हैं। इस बीच मुरादाबाद से एक बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर मुरादाबाद से आपको बता दें कि पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है। अहम जानकारी, जुलूस में शस्त्रों पर पाबंदी लगाए जाने पर बयान की बात सामने आई है। एसटी हसन ने साफ तौर पर कहा कि मैं कहता हूं इसकी जरूरत क्या, लोग अस्त्र शस्त्र की अपनी कला दिखाते हैं। एसटी हसन की ओर से यह बयान सामने आया है और लाठी डंडा सब चलाते हैं लेकिन किसी की मौत नहीं। अगर रोकना है तो सबको रोकना चाहिए। पूर्व सांसद एसटी हसन का बयान सामने आया है। तो अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बरसात के मौसम में आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्ची सब सब्जियां महंगी हो गई हैं। प्याज, टमाटर के दाम में भी बहुत उछाल आया है। भारी बारिश के चलते सब्जियां महंगी हुई हैं और अब लोगों की जेब ढीली हो रही है। हर साल की तरह इस साल भी बरसात के मौसम में सब्जियों के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश होने के चलते बारिश का पानी तबाही मचा रहा है। इस बारिश से फसलों पर बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से तेज बारिश होने के चलते कानपुर समेत अन्य कई जिलों में सब्जियों और फलों को काफी नुकसान हुआ है, जिसके बाद से बाजारों में इनके दाम बढ़ गए हैं। किसानों का कहना है कि बारिश से सब्जियों की फसल बर्बाद हो जाने के कारण सब्जियों की कीमत आसमान छूने लगी है। आलू, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च समेत सभी हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं। प्याज के दाम में एकदम बहुत उछाल आया है और टमाटर भी लाल हो गए हैं। लगभग हरी सब्जी में इस्तेमाल होने वाला आलू भी महंगा हो गया है। इस तरह सब्जियों के दामों में उछाल आने से आम जनता की जेब ढीली हो रही है। भीषण गर्मी ने पहले फसलों को नुकसान पहुंचाया, उसके बाद लगातार हो रही भारी बारिश ने सब्जियों की फसल को बर्बाद कर दिया है, जिससे खेतों में पानी भर गया है। लौकी, तरोई, टमाटर और हरी मिर्च समेत कई फसलों को नुकसान हो रहा है। बरसात के मौसम में सब्जियों में कीड़े लग जाते हैं और स्टॉक में रखे गए आलू, प्याज आदि भी सड़ जाते हैं। यही वजह है कि सब्जियों के दाम हर साल बरसात में बढ़ जाते हैं। अब पानी की बारिश की वजह से कम माल नहीं करता है, खर्ची कम हो जाती है। हाँ, कीड़े भी लगते ज़्यादा, बारिश में ज़्यादा कीड़ा लगा। अरे उमस के लिए मतलब दिक्कत है, कीड़े लगता है और पैदावारी कम है। कारण क्या है, सबसे बड़ी तो गर्मी और पानी की बरसात। लौकी है, तरोई है, अब ज़मीन में ये जो रहता है, जब बारिश होती है तो उसके कारण जो माल सीधा पड़ा है वो मर जाता है। जब मर जाता है, जब माल ही कम निकलेगा तो महंगाई बढ़ेगी जाके, और यहाँ से चकरपुर तक मंडी तक माल जाता है। नुकसान का गर्मी वजह से ज़्यादा से फसल इस बार आ नहीं पाई है। हम क्या, हर मार्केट में हर फसल की वो है इतनी तबाही की, इसी वजह से महंगाई हो गई है। कोई भी लौकी भी लो, करेला भी लो, बैंगन लो, जब पेड़ में फल ही नहीं आएगा तो महंगाई तो बढ़ेगी ही। भीषण गर्मी के बाद हुई कुछ दिनों लगातार बारिश की वजह से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बिठूर के शिवदीनपुरा इलाके में। यहाँ पर हरी सब्जियों की खेती होती है। किसानों का कहना है कि बारिश हो जाने की वजह से फसलों में
जो फूल निकलता है वो झड़ गया, जिसकी वजह से फसल की उपज कम हुई है। इस वजह से बाज़ारों में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही है, जिसकी वजह से लगातार सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है। कानपुर से आकाश रावत, के न्यूज़ इंडिया। और अगली खबर है गोंडा से, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा के लिए 13 मानक पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं, तो वहीं सभी स्कूल बसों और वैनों की फिटनेस की जांच करके 25 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट मिलने के बाद रिपोर्ट के आधार पर ही बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाया जाएगा। तो वहीं सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश के बाद गोंडा जिले का परिवहन विभाग लगातार स्कूली बसों और वैनों की जाँच करके 13 मानकों को पूरा करवाने में जुटा हुआ है। बसों के जांच के क्रम में ये देखा गया कि ज़्यादातर बसें मानकों को लगभग पूरा कर रही हैं। कुछ एक बसें हैं जिनमें छोटे मोटे मानक पूरे नहीं हैं, जैसे उनके फर्स्ट एड बॉक्स में प्रॉपर दवाइयाँ नहीं हैं या फिर उनका फायर एक्सटिंग्विशर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो उसको सही कराने के लिए उनको तुरंत निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जितनी भी बसों की जाँच की गई है उनमें लगभग सारी बसों में मानक पूरे पाए गए। तकरीबन अब तक मैं 100 बसों की जाँच कर चुका हूँ, कॉल और रात मिला करके। उनमें ज़्यादातर बसों की स्थिति बिल्कुल ठीक पाई गई है और सबको ये लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उससे किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न किया जाए। जो बसें ठीक स्थिति में नहीं हैं, फिटनेस के दौरान उन बसों का फिटनेस नहीं किया जा रहा है और सख्त निर्देश दिए गए हैं विद्यालय प्रबंधन को कि ऐसी बसें सड़क पर बिल्कुल भी संचालित न की जाएं। पहले वो मानकों को पूरा कर लें, सभी प्रपत्रों को वैध करा लें, उसके पश्चात ही वो बच्चों को ले आने का कार्य करें। अगली खबर है कौशाम्बी से, जहां पर अध्यक्ष कल्पना सोनकर ने सीएम आदित्यनाथ से मुलाकात कर जनपद के विकास की स्थिति को बताया है। इस दौरान जप अध्यक्ष के पति व पूर्व ब्लॉक प्रमुख जितेंद्र कुमार सोनकर और अविनाश बहादुर सिंह कुरुचि भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने जनपद कौशाम्बी की स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल भी उनसे पूछा है। और अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं। इस बीच कानपुर से एक बड़ी जानकारी, जहां पत्नी को प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल हुआ है। कानपुर से खबर आपको हम बता रहे हैं और सिपाही का वीडियो हुआ वायरल। तो पत्नी को प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल हुआ है और सिपाही के परिजनों ने अब न्याय की गुहार लगाई है। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर सिपाही के परिजनों ने लगाई न्याय की गुहार। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पत्नी को प्रताड़ित करने का वीडियो वायरल हुआ, सिपाही का वीडियो हुआ वायरल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर का रुख करते हैं। मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के मवीकला गांव का है, जहां कक्षा 12 के छात्र संजू उर्फ सागर कोचिंग के लिए गए थे, लेकिन शाम तक वापस घर नहीं आए। उसी दिन से उसका मोबाइल भी बंद था, जिसको लेकर परिजन परेशान थे। उन्होंने बागपत कोतवाली जाकर छात्र संजू की गुमशुदगी दर्ज करा दी थी, लेकिन मवीकला के जंगलों में संजू उर्फ सागर का शव खेत में मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एज लगभग 16 साल है और वो नशे का आदी है। अभी हाई स्कूल पेपर दिया था, उसमें फेल हो गया, सब विषयों में वो गायब हो गया। थाना बागपत कोतवाली पे मुकदमा दर्ज करके जांच इसकी हो रही थी और आज जानकारी हुई कि उसका जो चचेरा भाई है गौरव, जिसकी लगभग 24 साल है, वो लद्दाख में मोटर मैकेनिक है, अपने गाँव पे इसमें आया हुआ था। उसने बताया कि ये घटना मैंने की है, उससे गलती हो गई। सूचना पर तत्काल हमारी पुलिस घर पे गई, उसे घर पे ले दिया गया और लाके उससे पूछताछ। उसने बताया कि चूँकि 5 तारीख को मैं शराब पी रहा था गांव के बाहर यमुना के किनारे, और जो मृतक संजू है वो नशे का इंजेक्शन लगाता था, वो भी लेके गया था वो
वहीं पर बैठ के हम दोनों में एक हाथ ठाक हो गई और मैंने अचानक गला उसका दबा दिया, जिससे उसकी तत्काल मौके पर मौत हो गई। जानकारी ये निकली थी, इनका कुछ 20 दिन पहले लड़ाई किसी और की थी, तो हमारा बच्चा के कहने लगा बस तेरा तुझे नहीं मिटाऊँगा। और हमने वह बात मतलब रखी, जैसे मैं रखी ये परिवार का था और ये लड़का 4 तारीख से गायब था और उसके बाद मैं उसी के साथ था और उसने कुछ पता नहीं क्या नस्ली चीज़ भी दे के उसका गला घोट के हत्या की है जी मलिकला के खेतों में, और 4 तारीख में मार दिया था और लाश मिली आज। मऊ से खबर है, जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्रा के दिशा निर्देश के क्रम में तामसा नदी के किनारे के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में लगभग 10 अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया गया है। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में की जा रही है। पूर्व में भी बताया था मैंने आपको कि ये जो तमसा नदी का मसला है और इसमें काफ़ी लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण करके कुछ लोगों ने मकान बना लिए, कुछ लोगों ने दुकानें बना ली, कुछ लोगों ने दीवारें खड़ी कर दी, कुछ थैंक यू अवैध अतिक्रमण कर दिया। तो इससे नदी का जो बहाव रुक गया है और नदी का सौंदर्य पूर्ण रूप से खत्म हो गया। इसलिए जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश पर, एसपी साहब के दिशा निर्देश पर तमसा नदी को बचाने के लिए, इसका बहाव बचाने के लिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि जहाँ पर जो अवैध निर्माण है इसको हटा दिया जाए, उसकी साफ सफाई करके तमसा नदी को अपने वास्तविक रूप में लाया जाए। इसीलिए ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आगरा परिवार परामर्श केंद्र में पति पत्नी के बीच झगड़े की वजह सुनकर काउंसलर भी हैरान रहे। जहां पति का आरोप है कि उसकी पत्नी खुद तो शराब पीती ही है, इसके साथ ही उसे भी जबरदस्ती शराब पिला देती है। इसी से तंग आकर पति पत्नी को मायके छोड़कर आया है। पति और पत्नी के बीच इस मामले को सुनकर काउंसलर भी खुद हैरान रह गए। जब दोनों पति पत्नियों की काउंसलिंग हुई तो दोनों के बीच मौके पर भी तकरार होने लगी। पति का आरोप है कि पत्नी रोज दारू पीती है और उसे भी जबरदस्ती पिलाती है और अब मैं नहीं पी सकता कहकर अपना पल्ला छुड़ाता है, लेकिन बावजूद इसके पत्नी जबरदस्ती करती है और एक बार में पत्नी 3 से 4 पैक तक पी जाती है, ऐसा पति का कहना है। शासन भले ही भ्रष्टाचार रोकने के लिए कितने भी प्रयास कर रहा हो, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला सीतापुर के मोहल्ला अहमदाबादगंज का है, जहां राशन कार्ड के केवाईसी कराने के लिए कोटद्वार द्वारा व्यक्ति से प्रति यूनिट 20 रुपए केवाईसी की वसूली कराने पर ग्रामीणों ने खूब हंगामा काटा है। कोटद्वार के द्वारा सभासद के आवास पर वसूली कराए जाने का मामला सामने आया है। पत्रकारों के पहुंचने पर वसूली करने वाला मौके से फरार हो गया। सभासद के आवास पर कोटेदार ने अपने व्यक्ति के द्वारा प्रति यूनिट की केवाईसी कराने के लिए 20-20 रुपए की वसूली कर रहा था। मोहल्ले के लगभग 10 से 20 लोगों की केवाईसी करके पैसा वसूला गया था। मोहल्ले में कोटेदार द्वारा रखे गए प्राइवेट व्यक्ति की वसूली की खबर आग की तरह फैल गई है। क्या हुआ, जो कोटेदार के कार्यकर्ता आए थे, फिंगर लगवा रहे थे। प्रति सदस्य 1 यूनिट के प्रति सदस्य पर 20 रुपए लिए। अच्छा। हमारे 4 फिंगर लगवाए, 80 रुपए ले लिए। अच्छा। किसने लिया है? फारूक। ये फारूक कहाँ के हैं? फारूक यहीं चमधी के हैं। और कोटेदार कौन है? कोटेदार ये सुमली के पांडे यूनिट थे, उसमें से एक हमारा फिंगर लगा नहीं और 2 के लगे तो उन्होंने 40 रुपए हमसे लिए। लोग कहते हैं ये मुफ्त में लगता है फिंगर, लेकिन इन्होंने 40 रुपए लिए हमसे। 20 रुपया फिंगर ली नहीं, 5 यूनिट रहे, 2 के नए हैं, 3 के रहे हैं, 60 रुपया हमसे लिए नहीं। किसने लिया? फारूक ने। ये फारूक कौन है? फारूक है कोटेदार के आदमी है मेरे। वो कोटेदार कौन है? कोटेदार सुमली के हैं, उनका पांडे जी।
हरदोई के माधोगंज थाना क्षेत्र के सिखवापुर गांव में यात्रियों से भरी बस अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक झोपड़ी में घुस गई। उस वक्त घर के लोगों के अलावा मेहमान भी थे जो इस दुर्घटना का शिकार हो गए। घटना में फिलहाल 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 6 से अधिक लोग बुरी तरह से जख्मी हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बताई जाती है। घटना के बाद सीओ सहित इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची है। नाम होते हुए माधोगंज की तरफ बस आ रही थी और शेखपुरा गांव के पास में थाना माधोगंज क्षेत्र में आता है। वहां अचानक से शायद ड्राइवर ने अपना नियंत्रण खो दिया और रोड से बाईं तरफ बस अचानक से करीब 15 मीटर अंदर चली गई और जो जिनके घर थे, जो लोग रह रहे थे, उनके घर में घुस गई वो बस और जिसकी वजह से 4 लोगों की डेथ हो गई और बस के अंदर जो लोग बैठे हुए थे उसमें से 3 लोग सामान्य रूप से घायल हुए, बाकी लोग जा चुके हैं, अपने घर जा चुके हैं। करीब बताया गया है जो उसमें बैठे थे बस में 25-30 यात्री लगभग बैठे हुए थे, वो लोग सुरक्षित हैं सभी लोग और वो अपने घरों को जा चुके हैं। उसमें से 3 लोगों को हल्की फुल्की चोटें आई हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम लोगों ने जाकर उनको देखा है, उनसे बातचीत की है, पूरी घटना के बारे में उनसे जाना है, वो लोग सुरक्षित हैं और 4 के अलावा एक लड़की घायल हुई है। गाजीपुर में कल हुए ट्रिपल मर्डर का पुलिस ने खुलासा किया। 16 वर्षीय नाबालिग आशीष बिंद ने ही अपने माता पिता और बड़े भाई की निर्मम हत्या कर दी थी। आशीष का गांव की एक लड़की से प्रेम संबंध था और उसके माता पिता और भाई इसका विरोध कर रहे थे। प्रेम में रोड़ा बन रहे अपने पूरे परिवार की आशीष ने हत्या कर दी। आशीष ने खुरपी से माता पिता और भाई को मौत के घाट उतार दिया। वहीं खुरपी में पिछले 3-4 दिनों से वो धार लगा रहा था। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया है। आठ तारीख की सुबह लगभग 2 बजे पुलिस को ये सूचना मिली थी कि थाना नंदगंज क्षेत्र में कुसमी कला गांव है, उसका एक मजरा है लखवा, उसमें खिलवा, उसमें 3 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारी स्वाट सर्वेलेंस टीम थाना नंदगंज और अन्य थाने हमारे क्षेत्राधिकारी एसपी सिटी में स्वयं मौके पर पहुंचे तो घटना स्थल पर 3 लोगों की डेड बॉडी थी। उसमें एक दंपति थे, मुंशी बिंद और उनकी पत्नी और उनका 20-22 वर्षीय लड़का। खबर है जालौन से, जहां पर 25,000 का इनामिया गैंगस्टर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि थाना डकोर पुलिस द्वारा गैंगस्टर व अन्य मुकदमों में चल रहा वांछित एवं 25,000 रुपयों का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में थाना डकोर की टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आपके मुकदमे में चल रहा वांछित अभियुक्त बंधौली नहर पुलिया पर अवैध असलहे के साथ कहीं जाने के फिराक में खड़ा है। उस वक्त पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा दबिश देकर गिरफ्तारी का प्रयास किया गया, लेकिन भागने में सफल रहा अभियुक्त। हालांकि इसके बाद में 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किए जाने की बात भी सामने आई है। आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें अभियुक्त राहुल पुत्र नंदराम राजपूत गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश राहुल को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है। आज दिनांक 9/7/2024 की रात्रि SHO डकोर द्वारा मैं पुलिस टीम के संदिग्ध व्यक्ति और वांछित अभियुक्तों की तलाश हेतु रूटीन चेकिंग की जा रही थी। तभी जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 85/2024 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट हुआ मुकदमा अपराध संख्या 95 व 96/2024 धारा 386, 323, 504, 506 IPC थाना डकौर
से वांछित व 25,000 रुपये का इनामी अभियुक्त राहुल सनाप नंदराम जो कि सिंधिया का रहने वाला तांडवपुर का है, और ये जो है वो किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक से बंधौली रोड से मोटरसाइकिल से कहीं जाने वाला है। इस सूचना पर विश्वास करके मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा इसकी घेराबंदी की गई। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिला डिंडोरी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बनाई जा रही बजाग से झनकी तक की सड़क में बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं। ये दरारें सड़क के साइड शोल्डर में अलग अलग जगहों पर पड़ने से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर कांग्रेस नेता लोकेश पटेरिया सवालिया निशान लगा रहे हैं। बहुप्रतीक्षित सड़क के बनने से कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में आसानी होती तो वो सुविधा अनुसार सामग्री लाने ले जाने की सड़क उपयोगी होगी, और अभी सड़क निर्माण का कार्य जारी है और ऐसे में सड़क के साइड शोल्डर में ऐसी दरारें ग्रामीणों के लिए चिंता का सबब बन रही हैं। दरअसल सड़क मार्ग की लंबाई आपको बता दें कि 9.1 किलोमीटर है। मार्ग का नाम झनकी से बजाग, लागत 378 लाख है। से बजाज जो PMGSY की रोड है वो करोड़ों की लागत से बन रही है। 2018 में स्वीकृत हुई थी और 2018 में स्वीकृत हुई का उसका कार्य पूर्णता का समय अधिकतम बारिश का महीना छोड़ के 1.5 साल होता है। 2019-20 में कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए था, लेकिन 5 साल हो गए वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ। 5 साल रोड लटकी रही। जैसे तैसे उसको पूर्ण कराया गया है तो PMGSY जो विभाग हैं, प्रधानमंत्री सड़क निर्माण का जो विभाग है और जिले का जो प्रशासन है वो ठेकेदारों के साथ मिलीभगत करके पूरी राशि का बंडल बांट करने में तुला है। रोड का निर्माण अत्यंत घटिया स्तर का हुआ है। मॉनिटरिंग हमारी 3 स्तर पर होती है, 3 स्तरीय है ना। एक कंसल्टेंट रहते हैं हमारे यहाँ, फिर विभाग रहता है, फिर बीच बीच में हमारे यहाँ स्टेट लेवल के अधिकारी आते हैं। इस पर जो है लगभग 4-5 अधिकारी लोग इस पर निरीक्षण कर चुके हैं। जो गुणवत्ता वाली आप बता रहे हैं इसमें स्पष्ट करेंगे थोड़ा सा कौन सा गुणवत्ता में क्या। और इस बीच लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर कमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लग गई। लखनऊ से खबर, कमर्शियल बिल्डिंग के बेसमेंट में लगी आग और ऑफिस के लोगों का धुएं से घुटने लगा दम। बिल्डिंग के बेसमेंट में आग लगी। आग लगने की सूचना मिलते ही मचा हड़कंप। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, ऑफिस में कार्यरत लोगों को बाहर निकाले जाने की बात भी सामने आई है। और बिल्डिंग के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। तो बिल्डिंग के बेसमेंट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ऑफिस के कुछ लोगों का घुटने लगा था दम। आग लगने की सूचना मिलते ही हड़कंप मचा। फिर आपको हम दिखा रहे हैं बेसमेंट में लगी आग। ऑफिस के कार्यरत लोगों को बाहर निकाला गया है। बैठे तो पता ही नहीं चला, पूरे ऑफिस में जब धुआं भर गया तो हमें पता चला है। फिर नीचे खिड़की से झांक के देखे, लोग खड़े थे, उनसे पूछा कि आग लगी किधर, उतरे किधर से, तो उतर जाइए धुआं है, अभी आग ऊपर पहुंची नहीं है। कैसे आग लगी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है इसके बारे में। कितने ऑफिस बिल्डिंग? यहाँ 4 ऑफिस है, क्लिनिक लगे 4 ऑफिस है। तो कोई फायर बुझाने के इंतजाम थे यहाँ पे? नहीं, उस समय तो नहीं, छोटा वाला सिलेंडर होता है उसी से लोग लगाए थे, लेकिन ऐसा कोई इंतजाम तो था नहीं। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई तो तुरंत फायर ब्रिगेड? हाँ, फायर ब्रिगेड तो तुरंत। सब लोग कुछ बाहर निकल आए? हाँ, सब कुछ निकल आए, बस निकल आए थे किसी तरीके से। उसमें तो दम तो घुटी रहा, सीढ़ी से उतर भी नहीं पा रहे थे हम लोग, इतना धुआं था। तो मेमोरियल C2/141 विभूति खंड में आग लगी है। इस तत्काल फायर सर्विस पहुंचकर देखा कि आग जो है इलेक्ट्रिक पैनल में बेसमेंट में लगी थी, जिसे पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। सर, कितने ऑफिस अंदर है और कितने लोग मौजूद थे जब आग लगी थी अंदर? अब उस समय तो अभी ये क्लियर नहीं है कितने लोग मौजूद थे, लेकिन सब लोग खाली करा दिया गया है, खाली हो गया, कोई अंदर नहीं फंसा था। बेसमेंट में इनका क्लिनिक चलता था, ग्राउंड फर्स्ट खाली और सेकंड और थर्ड पर इनके ऑफिस। आग बुझाने के इंतजाम यहाँ पे थे कि नहीं थे? फायर एक्सटिंग्विशर थे।
खबर है जालौन से, जहां पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ प्राथमिक वर्ग की जिला इकाई ने सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाओं की मौजूदगी में डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। जिला इकाई ने कहा कि ऑनलाइन उपस्थिति देने का आदेश निर्गत किया गया है, जो कि तुगलकी फरमान है। आगे कहा, विभागीय अधिकारी वातानुकूलित कक्ष में बैठकर बिना जमीनी हकीकत जाने ही इस प्रकार का अव्यवहारिक आदेश करते हैं। बिना कठिनाइयों को दूर किए बिना उसको लागू कर पाना संभव नहीं है। कमी कर रहे हो, देखो और विचार करो। तुम क्या कमी कर रहे हो? देखते ही की कमी है, संगठित तो हो जाओ। क्या कमी कर रहे हो, देखो और विचार करो। तुम जब तक सफल ना हो, लीन चैन को त्यागो। तुम संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो। एकजुटता की कभी हार नहीं होती। जैसा कि आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय शैक्षिक संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद जालौन कलेक्ट्रेट परिसर में ज्ञापन देने का कार्यक्रम हमारे सैकड़ों शिक्षकों की उपस्थिति में किया जाना है। महोदय, समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि हम ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में हैं, जबकि ये असत्य है। हम कहना चाहते हैं कि हम ऑनलाइन उपस्थिति के सपोर्ट में हैं। उसमें जो खामियां हैं, क्योंकि मशीन जब कोई उपस्थित लेगी तो खामियां रहेंगी। मानवीय दृष्टिकोण, रेलवे फाटक, कहीं एक्सीडेंट में रोड जाम, तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम कह सकें कि इन परिस्थितियों में हमारा शिक्षक वहां खड़ा हुआ है। एक बात। दूसरी बात, एमडीएम से मुक्ति दे दो, ताकि हम ना आटा पिसाएं, ना सब्जी लेने जाएं और ना सिलेंडर लेने जाएं और ना तमाम समस्याओं से जूझें। केवल बच्चों को पढ़ाने का काम हमको दीजिए। खबर है जनपद शामली से, जहां पर थाना कंधला क्षेत्र के गांव किवारा के जंगल की खबर। यहां पर स्थित एक नदी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। शव मिलने की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस घंटों मृतक युवक की पहचान में लगी रही, लेकिन मृतक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। बाइट कर लो, खबर तो बना लिया, मत वाला तो नहीं करेंगे। ये थाना कांदला क्षेत्र में किवाना में एक बॉडी मिली है। बंदा करीब 25-30 साल का है। गले पे इसके एक निशान है, तो हमें सस्पेशन लग रहा है कि पता नहीं, सुबह ही पता लगा कि यहाँ की डेड बॉडी पड़ी। लोगों ने बताया, आके देखा तो अनजान व्यक्ति की कोई डेड बॉडी है। पहचान नहीं हो पाई बिल्कुल भी। 4 गाँव से आदमी बुला के पहचान करवा ली, हुई नहीं। पुलिस आ रही, पुलिस कोशिश कर रही कि जांच पता लग जाए कौन किसकी डेड बॉडी है। जांच चल रही है। रोहा के गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड पर सुबह बाइक पर दंपत्ति बाइक मासूम हसनपुर से गजरौला आ रहे थे। इधर से एक ही ट्रक भी तेज रफ्तार से आ रहा था। अचानक दोनों की आपस में भिड़ंत हो गई और बाइक सवार की बाइक गिरकर मौके पर ही मौत हो गई। पत्नी व मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने महिला और उसके बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। और इस बुलेटिन में इतना ही। तब आप खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।